ETC World, a desire to connect the world. Good evening, friends and students. Once back, I welcome you in my YouTube channel ETC World classes. Today, again, I am before you with a beautiful thought. Be a lifelong student. The more you learn, the more you earn, and more self-confidence you will have. क्या अर्थ हुआ इसका कि हम जब तक जीवित हैं तब तक हमें छात्र बने रहना चाहिए, और जितना हम सीखेंगे उतना ही हम अपने लाइफ में अर्जित कर सकते हैं, धन कमा सकते हैं, या जीने का तौर तरीका बदल सकते हैं. द मोर सेल्फ कॉन्फिडेंस यू विल हैव, और उतना ही हमारे अंदर में सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़ते चला जाएगा. इसीलिए और कहा गया है कि अगर सीखना बंद तो जीतना बंद. द नॉलेज विच प्यूरिफाइज the mind and heart alone is true knowledge. All else is only a negation of knowledge. आगे फिर कहते हैं कि वह ज्ञान जो हमारे मस्तिष्क को प्यूरिफाइज कर दे, हमारे मस्तिष्क का शुद्धिकरण कर दे, हमारे हृदय को पवित्र बना दे, वो सच्चा नॉलेज हमें अर्न करना चाहिए. बाकी जो भी ज्ञान हम लेते हैं वो व्यर्थ है. तो आज हम आपका क्लास शुरू करते हैं. तो आपका क्लास सबसे पहले स्टार्ट होगा होमवर्क से. तो होमवर्क में पिछले क्लास में कुछ आप लोग गड़बड़ी किए थे, तो उसको हम एक बार दिखाना चाहेंगे. तो उसको दिखाने के लिए हम आपको यहाँ पर कुछ एग्ज़ाम्पल हम आपको यहाँ पर रखते हैं. तो इस एग्ज़ाम्पल को आपको भली भांति समझना है. जैसे मैंने एक ट्रांसलेशन इसमें बनाया था, जैसे मान के चलिए इसी को हम ले लें, इसी को हम यहाँ पर एक लेते हैं. यहाँ पर देखिए, इसको हम हटा देते हैं अभी, और कुछ अब हम लोग नाचने वाले हैं मान के चलिए. इसमें कुछ छात्र जो है गड़बड़ी किए हैं, तो इसलिए हम रिवीजन चाहते हैं कि आपका हो जाए. और रिवीजन बहुत अनिवार्य है. अगर रिवीजन नहीं होता है तो फिर बेकार है पढ़ना. अंग्रेजी सिर्फ हर बार करके हमको नहीं सीखना है. हमें अंग्रेजी अच्छी नॉलेज, अच्छी पकड़, स्ट्रक्चर की जो पकड़ है उनकी नींव अच्छी होनी चाहिए. तो यहाँ से हम शुरू करते हैं कि वाला है, वाली है क्रिया में लगा रहेगा. तो हम क्या करेंगे, इज आर एम के बाद टू प्लस वर्ब वन का प्रयोग करें. तो नाउ वी आर टू डांस, ये लगाएंगे. अब देखिए इम्फेटिक क्या है, ये आप नहीं समझ पा रहे हैं. इसी को हम इम्फेटिक बना करके नीचे हम रखते हैं, क्योंकि एक एग्जाम्पल हमको दिखाना है, बाकी आप लोग खुद समझदार हैं. अब हम लोग नाचने ही वाले हैं. अगर हम ये लगा देते हैं, वाले हैं, यहाँ से नाव, इसको यहाँ से इसको ले रहे हैं और इसको यहाँ पर हम रख करके आगे लेते हैं. नाउ वी आर अबाउट टू डांस. ये ट्रांसलेशन होगा. ये नहीं है कि जहाँ पर हम R2 लगा रहे हैं और अबाउट टू दोनों लगा दें. ये गलती आप नहीं करेंगे. वैसे अबाउट टू लगा दिए हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, दोनों एक साथ नहीं होना चाहिए. ये आपको ध्यान में रखना है. तो हम यहाँ से अब बढ़ते हैं. अब हम लोग क्या करने वाले हैं, तो इसका अनुवाद यहाँ पर हम बनाए हैं. व्हाट आर वी टू डू नाउ. वह क्यों रोने ही वाली थी. वाई वॉज सी अबाउट टू वीप. देखिए रोने ही वाली थी, इम्फेटिक है, इसलिए यहाँ पर हमने इम्फेटिक में अबाउट टू का प्रयोग किया. मेरे पिताजी आने ही वाले थे. माई फादर वॉज अबाउट टू कम. अबाउट टू क्यों लगा कि इस वाक्य में मेरे पिताजी आने ही वाले थे, ही लगा हुआ है. पुलिस चोर को पकड़ने ही वाले थे. द पुलिस वर टू अरेस्ट द थीप. यहाँ पर पकड़ना का अंग्रेजी कैच नहीं लगाएंगे. कैच नॉर्मल कोई वस्तु पकड़ते हैं, या कोई छोटा छोटा गेंद है, फुटबॉल है, या कोई भी ऑब्जेक्ट है, वहाँ पर हम कैच का प्रयोग करेंगे. लेकिन चोर को पकड़ने के लिए अरेस्ट का प्रयोग करेंगे. आगे का अनुवाद है, तो क्या बनेगा ट्रांसलेशन, आई एम नॉट टू हेल्प यू. वे लोग देश की सेवा करने वाले नहीं हैं. दे आर नॉट टू सर्व द कंट्री. हमारा देश तरक्की करने वाला है. आवर कंट्री इज टू प्रोग्रेस और डेवलप. आगे का अनुवाद है, शिक्षक आज क्या पढ़ाने वाले हैं. व्हाट इज द टीचर टू टीच टुडे. आज क्या घटित होने वाला है. व्हाट इज टू हैपन टुडे. तुम अपना जन्मदिन कब मनाने वाले हो. व्हेन आर यू टू सेलिब्रेट योर बर्थडे. तो ये आपका वाला वाली था, और क्रिया के साथ को है, को है, को हैं, को हूँ इत्यादि का प्रयोग था. हमको उम्मीद है कि आप ऐसे अनुवाद को बना सकते हैं. तो
इसमें टास्क भी बढ़ेगा, लेकिन हम सबसे पहले कुछ और अनुवाद के स्ट्रक्चर को देख लेते हैं। तो आज आपका टॉपिक नया है, तो टॉपिक है आज का सेंटेंसेस ऑफ पोसेशन। तो देखिए इसमें लिखा हुआ ही है पोसेशन। पोसेशन में जो है पोसेस क्रिया छिपा हुआ है। तो पोसेस का अर्थ होता है किसी चीज़ पर आधिपत्य स्थापित करना, किसी पर अपना अधिकार जमाना। तो इसीलिए इसको अधिकार सूचक वाक्य भी कहा गया है। यहाँ पर द सेंटेंसेस विच आर यूज्ड फॉर शोइंग द पोसेशन और ऑनरशिप ऑन और अपॉन एनीथिंग और ऑब्जेक्ट। क्या अर्थ हुआ? जिस वाक्य से किसी वस्तु को रखने या उस पर आधिपत्य स्थापित करने का बोध हो, वे अधिकार सूचक वाक्य कहलाते हैं। तो यहाँ पर आगे देखते हैं, दीज सेंटेंसेस आर ऑल्सो यूज्ड इन 3 फॉर्म्स। ऐसे वाक्यों को भी हम 3 तरह के वाक्यों में प्रयोग कर सकते हैं। तो जैसे कि हम शुरू से करते आए हैं, जैसे इजारम सीखे, वॉजवर सीखे, सेलविल सीखे, तो इसमें 3 पार्ट था, प्रेजेंट फॉर्म था, पास्ट फॉर्म था और फ्यूचर भी था। उसी प्रकार से सेंटेंसेस ऑफ पोसेशन में भी 3 तरह के वाक्य आएंगे, प्रेजेंट फॉर्म, पास्ट फॉर्म और फ्यूचर फॉर्म। लेकिन ध्यान रखिएगा, इसका ये मतलब नहीं कि हम आपको टेंस की शुरुआत कर दी है। टेंस हम आपको आगे पढ़ाएंगे। लेकिन होता क्या है कि जब हम जीवित होते हैं तो वर्तमान में जीते हैं और कुछ इवेंट पीछे चला जाता है। जो हम अभी पढ़ा रहे हैं ये वर्तमान का बोध करा रहा है कि मैं अभी पढ़ा रहा हूँ। आगे हम भविष्य में होने वाले घटनाओं का वर्णन करेंगे, फ्यूचर में करेंगे या भविष्य में करेंगे। तो ये जरूरी नहीं है कि हम टेंस पढ़ेंगे तभी इस चीज़ को जानेंगे। जब से हम कोई कार्य शुरू कर देते हैं उसी समय से ये तीनों काल जो है हमारे पीछे लग जाता है। इसलिए फ्रेंड्स ध्यान रखिएगा कि हम आपको टेंस अभी नहीं पढ़ाएं, टेंस आपको पढ़ाएंगे, लेकिन जो भी वाक्य अभी हम इस्तेमाल कर रहे हैं उसका भी जो तात्पर्य है प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर से ही है। तो जैसा हम जानते हैं प्रेजेंट फॉर्म इसमें किस लिए इस्तेमाल किया जाएगा? इट शोज द पोसेशन ऑफ प्रेजेंट टाइम। अगर वर्तमान में किसी वस्तु पर आधिपत्य स्थापित करने का बोध होगा तो हम यहाँ पर सब्जेक्ट के बाद हैज़, हैव और उसके बाद नाउन या ऑब्जेक्ट जो भी आएगा उसका प्रयोग करेंगे। जैसे एग्जाम्पल के रूप में दे सकते हैं कि मेरे पास एक कलम है, तो यहाँ पर हम बना सकते हैं आई हैव अ पेन। सीता के पास एक घड़ी है तो सीता हैज़ अ वॉच। तो इस प्रकार से प्रेजेंट फॉर्म हो गया। अब देखिए इसका मैजिक। हम लोग क्या करते हैं जब अनुवाद बनाते हैं तो बहुत सारा अनुवाद एक ही पार्ट से जुड़ा हुआ है, तो इससे क्या होता है कि हम पीछे के पीछे रह जाते हैं और बहुत समय बर्बाद भी होने के बाद हमें अच्छी अंग्रेजी नहीं आती है। तो यहाँ पर ध्यान रखना है, वी शुड मेंटेन जो है स्ट्रक्चर का तो कमांड हमको करना ही है, प्लस तीनों फॉर्म को एक साथ लेना है। तो इसलिए हम यहाँ पर आपको, चूँकि ये बेसिक क्लास है इसलिए हम चाह रहे हैं कि आपको इसको हिंदी मीडियम ही ज़्यादा गाइड करें। तो और इसमें हम दे सकते हैं वाक्य, जैसे हमारे पास एक घर है, वी हैव अ हाउस। मुझे एक मोटरसाइकिल है, आई हैव अ मोटरसाइकिल। तो यहाँ पर अब ये प्रश्न उठता है कि हम यहाँ पर हैज कहाँ लगाएंगे, हैव कहाँ लगाएंगे। तो यहाँ पर हम नोट करके आपको बता देते हैं। तो यहाँ पर हम नोट एक बनाते हैं। तो नोट में आपका प्रश्न उठेगा कि सर हम कहाँ पर हैज लगाएं और कहाँ पर हैव का प्रयोग करें। तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि जो पहला पॉइंट आएगा इसमें, पहला पॉइंट आएगा आई, ही, सी, इट, नेम। कोई भी सिंगुलर रहेगा, सिंगुलर नाउन कर दीजिए इसको या सब्जेक्ट कर दीजिए। इसके बाद हम हैज का प्रयोग करेंगे, ठीक है। दूसरा यू, वी, दे या कोई भी प्लूरल लीजिए, नाउन या सब्जेक्ट्स होगा तो उसके साथ हम हैव का प्रयोग करेंगे। तो हमको उम्मीद है कि आप इस फॉर्म को देख करके आप ट्रांसलेशन का फॉर्म समझ सकते हैं। आगे है पास्ट फॉर्म, इट शोज द पोसेशन ऑफ पास्ट टाइम। तो इसमें कोई टेंशन नहीं है। अगर मेरे पास एक कलम थी तो मेरे पास एक कलम थी तो आई हैड ए पेन। सीता के पास एक घड़ी थी, सीता हैड अ वॉच। हम लोगों को एक घर था, वी हैड अ हाउस।
तो कहने का मतलब पास्ट में कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, कोई भी लोचा नहीं है, आप आराम से सभी तरह के वाक्यों के साथ हैड का प्रयोग करेंगे। लेकिन यहाँ जो है वर्तमान सूचक वाक्य रहेगा तो आपको यहाँ पर सीरियस होना पड़ेगा। आगे देखते हैं, अब फ्यूचर का वाक्य लेते हैं। इट शोज द पोसेशन ऑफ फ्यूचर टाइम और कमिंग टाइम। आने वाले समय में कुछ रखने का बोध कराने वाले वाक्य होंगे तो हम शैल विल के बाद हैव का प्रयोग करेंगे। ध्यान रखना है कि यहाँ पर हैज का प्रयोग नहीं आएगा, क्योंकि हमारा तात्पर्य इससे है, और ये लगने के बाद इसका सिंगुलर और प्लूरल का जो फॉर्म होता है वो खत्म हो जाता है, क्योंकि एक को ही हम फिनाइट वर्ब बना सकते हैं। तो फिनाइट वर्ब में एक बार पढ़ा चुके थे, लेकिन यहाँ पर ये शैल विल फिनाइट वर्ब नहीं है, ये ऑक्सिलरीज है और मॉडल्स का पार्ट हो जाता है। इसलिए यहाँ पर जो है अलग से जो है हमें एक स्पेशल वर्ब रखना होगा, क्योंकि ये तो अधिपत्य दिखाने के लिए है और शैल विल यहाँ लगा हुआ ही है। तो यहाँ पर हैज का प्रयोग नहीं करेंगे, क्योंकि हैज क्यों नहीं लगेगा, यहाँ पर पहले से क्रिया आ गई है और इसका तात्पर्य इस सब्जेक्ट से नहीं है। तो फिनाइट वर्ब का क्या नियम होता है कि हैव हैज का प्रयोग हम वहाँ पर करेंगे जब उसका तात्पर्य सब्जेक्ट से होगा। यहाँ पर जो हैव है इसका तात्पर्य सब्जेक्ट से नहीं है, इसका तात्पर्य वाक्य के प्रारूप से है, वाक्य के फॉर्म से है, वाक्य के फॉर्मेशन से है। तो हैव के बाद हम यहाँ पर नाउन या ऑब्जेक्ट रख रहे हैं। तो एक एग्जांपल फिर से हम लेते हैं, आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। हम तीनों स्ट्रक्चर को आपके सामने एक ही पेज में हम रख रहे हैं, तो इसको देखिए ताकि और आसान होगा समझने में। हम एक ही तरह के वाक्य को लेते हैं ताकि आपको ये समझ में आ जाए प्रेजेंट कौन था, पास्ट क्या है और फ्यूचर कैसा होगा। तो मेरे पास एक कलम है, आई हैव ए पेन। मेरे पास एक कलम था, आई हैड ए पेन। अब यहाँ पर प्रश्न उठता है कि मेरे पास एक कलम होगा, आई शैल हैव ए पेन। यहाँ पर ध्यान रखना है शैल विल का रूप वही रहेगा जो हम पिछले क्लास में पढ़ चुके हैं, अर्थात आई और वी के साथ शैल, बाकी सभी कर्ताओं के साथ विल का प्रयोग करेंगे, और रखने के सेंस में सबके साथ हैव ही लगाएगा। ठीक है, तो हमको ये तीनों समझ में आ गया। और लेते हैं, हमारे पास एक अच्छी गाड़ी है, वी हैव अ गुड कार। हमारे पास एक अच्छी गाड़ी थी, वी हैड अ गुड कार। हम लोग के पास एक अच्छी गाड़ी होगी, वी शैल हैव अ गुड कार। अब यहाँ पर एक और लेते हैं, सीता के पास एक घड़ी है, सीता वॉज अ वॉच। सीता के पास एक घड़ी थी, सीता हैड अ वॉच। सीता के पास एक घड़ी होगी, यहाँ पर देखिए सीता आ गया, अब यहाँ पर शैल नहीं लगेगा, सीता विल हैव अ वॉच। यहाँ पर एग्जाम्पल है, देखिए मेरे पास एक साइकिल है, आई हैव अ बाइसिकल। हम लोगों के पास एक घड़ी थी, वी हैड अ वॉच। राधा के पास एक सोने की अंगूठी होगी, राधा विल हैव अ रिंग मेड ऑफ गोल्ड। ध्यान रखिएगा, सोने की अंगूठी, चांदी की अंगूठी, इस प्रकार से धातु जुटा हुआ है और कोई ऐसा आभूषण है जिसको हम इस्तेमाल करते हैं, तो वहाँ पर मेड ऑफ का प्रयोग करेंगे। तो राधा विल हैव ए रिंग मेड ऑफ गोल्ड। हम लोगों को प्रसन्नता होगी, वी शैल हैव हैप्पीनेस। उसे पहनने के लिए कपड़े हैं, ही हैज़ क्लॉथ्स टू वियर। मुझे किताब खरीदने के लिए 200 रुपये हैं, आई हैव 200 रुपीज़ टू बाय बुक्स। शिक्षक के पास कॉपी जांच करने के लिए पर्याप्त समय है, द टीचर हैज सफिशिएंट टाइम टू एग्जामिन द कॉपी। छात्रों के पास परीक्षा की तैयारी के लिए पर्याप्त समय है, स्टूडेंट्स हैव सफिशिएंट टाइम टू प्रिपेयर फॉर द एग्जामिनेशन। अब इसका निगेटिव कैसे बनाएंगे, तो निगेटिव वाक्य को आप ध्यान में देखिए, इसको हम जूम कर लेते हैं। तो यहाँ पर क्या है कि आई या कोई भी सब्जेक्ट आएगा, आई वी ही सी इट कुछ भी, तो हैज कैसे लगेगा ये ऊपर आप देख लिए, हैव कैसे लगेगा ये भी आप समझ गए, और हैड हम यहाँ पर क्यों दिए, तीनों फॉर्म को एक बार क्यों दिए, क्योंकि हैव हैज ये पता है कि आपको प्रेजेंट के साथ रखना है और हैड का प्रयोग पास्ट के साथ रखना है, लेकिन नॉट का जो सिस्टम होगा दोनों का सेम होगा। यहाँ पर देखिए दिया हुआ नो, और नो के बाद कोष्ठ जहाँ पर बंद होता है उसको भी भूल जाइए, और उसके बाद है नॉट, फिर कोष्ठ जहाँ से शुरू होता है और जहाँ पर ये एंड करता है इसको आप भूल जाइए। ठीक है, तो कहने का मतलब है कि सब्जेक्ट के बाद हैज़ हैव हैड के बाद निगेटिव बनाने के लिए नो या नॉट का प्रयोग किया जाता है, बट हियर कंडीशन अप्लाइज, यहाँ पर कंडीशन अप्लाई होता है। तो ध्यान रखना है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट फॉर पोसेशन ऑफ सेंटेंसेस, इन दैट यू
should be serious when you apply no or not. What no or not says to you. अब यहाँ पर no और not क्या आपको कहता है? कहता है कि हमको जब लगाइएगा तो an का प्रयोग नहीं कीजिएगा, ठीक है, और नाउन रखिएगा तो अनकाउंटेबल नाउन ही रखिएगा। लेकिन नो के बाद काउंटेबल नाउन भी रख सकते हैं, तो वो फिर अपना कंडीशन इस्तेमाल कर लेगा। हम काउंटेबल नाउन भी इसके साथ रख सकते हैं, हम कंडीशन बताएंगे कैसे होगा। काउंटेबल भी आ सकता है इसके साथ और अनकाउंटेबल भी आ सकता है। लेकिन नॉट कहता है अगर हम आएंगे तो मेरे बाद आपको an रखना ही रखना होगा, नहीं तो वाक्य गलत हो जाएगा। लेकिन ये भी शर्त रिस्ट्रिक्ट किया है कि आपको काउंटेबल नाउन ही रखना है। अगर हम आएंगे तो सिर्फ काउंटेबल, अर्थात जिसको हम गिन सकते हैं। जिनको हम गिन नहीं सकते हैं वहाँ पर हम इसका प्रयोग नहीं करेंगे। ये ध्यान रखना है कि अगर हम an का प्रयोग कर रहे हैं तो काउंटेबल नाउन आएगा, ये आर्टिकल में भी पढ़ चुके हैं, और इसके पहले हम नॉट को रख। तो यहाँ पर हमको उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया कि नो कैसे रखेंगे और नॉट का प्रयोग कैसे करेंगे। तो बिना एग्जाम्पल के समझ नहीं सकते हैं। तो यहाँ पर हम लेते हैं एक एग्जाम्पल, और यहाँ पर एक कन्फ्यूजन भी है कि अगर नो रखेंगे तो अनकाउंटेबल भी आएगा और काउंटेबल भी आएगा, लेकिन किसी भी सूरत पर नो के बाद an का प्रयोग नहीं होगा। जैसे हम बनाते हैं कि मेरे पास कलम नहीं है, तो कलम जो है काउंटेबल नाउन है, मतलब मेरे पास कलम नहीं है तो कलम को गिन सकते हैं, और यहाँ पर कलम जो है सिंगुलर काउंटेबल नाउन के तरह प्रयोग किया गया है। तो यहाँ पर काउंटेबल ये नाउन जो है ये किसी भी हालत में सिंगुलर ही होगा, ये भी आप यहाँ पर नोट कर लीजिए, सिंगुलर काउंटेबल नाउन। तो मेरे पास एक कलम है, आई हैव ए पेन, मेरे पास कलम नहीं है तो आई हैव नॉट अ पेन। क्यों लगा कि सिंगुलर काउंटेबल नाउन है, इसको हम गिन सकते हैं, और यहाँ पर जो कलम का प्रयोग किया गया है ये कलम जो है सिंगुलर काउंटेबल नाउन के रूप में रखा गया है। क्लियर है? लेकिन यहाँ पर हम आई हैव नो पेन्स या नो पेन भी इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन अगर यहाँ पर जब काउंटेबल नाउन आ जाए तो ये काउंटेबल नाउन जो है इसको प्लुरल आप कर दीजिए, ज़्यादा बेस्ट हो जाएगा। यानी काउंटेबल प्लुरल नाउन, ये आपका वाक्य ज़्यादा बेस्ट हो जाएगा। मतलब अगर काउंटेबल है और उसके साथ नो लगा रहे हैं तो उसको प्लुरल करके इस्तेमाल कीजिए। मेरे पास कलम नहीं है, अर्थात आई हैव नो पेन्स। लेकिन अगर पेन रखना है तब नॉट का प्रयोग कीजिए, तब आपको an का प्रयोग करना होगा। अब आगे चलते हैं, और मेरे पास पैसे हैं। यहाँ पर अगर बनाते हैं आई हैव नॉट ए मनी तो कितना सड़ा हुआ लगेगा, और लगेगा कि कितना मूर्खता वाली बात है कि पैसा जो है काउंट करते हैं, लेकिन पैसा जो मटेरियल नाउन है इसको काउंटिंग नहीं की जाती है, इसका मात्रा का बोध होता है, ठीक है ना। तो यहाँ पर क्या बनेगा, मेरे पास पैसे नहीं हैं, आई हैव नो मनी। कहने का मतलब है कि अगर अनकाउंटेबल आ जाए और बहुवचन आ जाए तो आपको नो का ही प्रयोग सुटेबल रहेगा। लेकिन जिसको हम गिन सकते हैं, मेरे पास आम नहीं है, आई हैव नॉट अ मैंगो बना सकते हैं, आई हैव नो मैंगोज, दोनों बना सकते हैं। तो आगे चलते हैं। अब यहाँ पर है फ्यूचर का वाक्य। फ्यूचर में क्या करेंगे, सेल विल के बाद नॉट लगा के हैव लगा देंगे, इसमें नो नहीं लगेगा। सेल विल आ गया है और ये फिनाइट वर्ब के तरह कार्य करता है, इसलिए यहाँ पर हम उसके बाद नॉट का प्रयोग किए हैं और हैव के पहले लगेगा, बीच में लगेगा, ठीक है। जैसे मेरे पास पैसे नहीं होंगे, आई शैल नॉट हैव मनी। मुझे एक गाड़ी नहीं होगी, आई शैल नॉट हैव अ कार। सीता को एक सोने की अंगूठी नहीं होगी, सीता विल नॉट हैव अ रिंग मेड ऑफ गोल्ड। चलिए आगे देखते हैं प्रैक्टिस के लिए। इसको आप सबसे पहले लिख लेंगे कॉपी पर और वीडियो बंद कर देंगे। ऐसा नहीं कि सिर्फ उतारते चले जाएंगे, उतारिएगा फिर समझ में नहीं आएगा, क्योंकि ये लाइव क्लास नहीं है, रिकॉर्डेड क्लास है। लाइव क्लास में हम वेट करते हैं, आपका ट्रांसलेशन का इंतजार करते थे और वहाँ पर आपको मौका मिलता था। तो एक बेनिफिट लाइव क्लास से वहाँ पर होता था। यहाँ पर क्या होगा कि आप मेरे पास पैसे नहीं हैं, आप इसको पॉज कर दीजिएगा और फिर सीधा आई हैव नो मनी लिख दीजिएगा। ऐसा नहीं करना है, आप एक बार पहले वीडियो देख लीजिएगा, सारा अनुवाद को कॉपी में नोट कर लीजिएगा और वीडियो को बंद करके बना लीजिएगा, फिर इसको मैच कराइएगा, ठीक है। तो मेरे पास पैसे नहीं है, क्या बनेगा, आई हैव नो मनी। डाकू के पास दया नहीं होते हैं, द रोवर हैज़ नो मर्सी।
शिक्षक के पास छात्रों को पीटने के लिए छड़ी नहीं है। द टीचर्स हैज़ नो स्टिक टू बीट द स्टूडेंट। चूंकि नो लगा है तो नो लगा है सबके साथ सही है, तो यहां पर अगर हम नो लगा दिए तो नॉट, तब आपको नॉट ए स्टिक लग जाएगा, ये एक साथ रहेगा, इसलिए हम इसको बोल्ड करते हैं। नो के साथ अगर ऐसे, तब समझ में नहीं आएगा किसके साथ क्या लगाए हैं, ठीक है, ये इसके साथ लगा हुआ है। नो स्टिक टू बीट द स्टूडेंट, या नो स्टिक्स भी लगा सकते हैं, लेकिन स्टिक्स लगाएंगे तब किसी भी सूरत पर आपको यहाँ पर नॉट का प्रयोग आप नहीं कर सकते हैं। इसमें दोनों हम कर सकते हैं, चूंकि स्टिक काउंटेबल नाउन है। छात्रों के पास किताब खरीदने के लिए पैसे नहीं है। स्टूडेंट्स हैड नो मनी टू बाय बुक्स। तुम्हारे पास मुझसे लड़ने की शक्ति नहीं है। यू हैव नो पावर टू फाइट विद मी। अब कभी कभी हम लोग इसमें पावर की जगह इस तरह के फॉर्म को हम गट्स लगा के बनाते हैं, गट्स। यू हैव नो पावर और गट्स टू फाइट विद मी। तो यहाँ पर हम पावर के जगह गट्स का प्रयोग कर सकते हैं, अर्थात यू हैव नो गट्स टू फाइट विद मी, यू हैव नो पावर टू फाइट विद मी। आगे चलते हैं। हमारे पास खेलने का समय नहीं है। वी हैव नो टाइम टू प्ले। इस गांव के लोगों के पास साफ सफाई करने का समय नहीं है। द पीपल ऑफ दिस विलेज हैव नो टाइम टू क्लीन। तुम्हारे पास गरीबी नहीं होगी। यू विल नॉट हैव पॉवर्टी। हमारे देश में अशांति नहीं होगी। आवर कंट्री विल नॉट हैव अनरेस्ट। ध्यान रखिएगा, अशांति, अनरेस्ट। अब यहाँ पर अब हम इंट्रोगेटिव सेंटेंस कैसे बनाएंगे, क्योंकि यहाँ ध्यान रखना है कि पोसेशन ऑफ सेंटेंसेस को हम एक ही क्लास में आपका एंड कर रहे हैं। यहाँ से आपको फास्ट क्लास कवर करना है, क्योंकि हम लोग लाइव क्लास में बहुत स्लो चलते थे, आप ट्रांसलेशन बनाते थे, तो इससे बहुत पेंडिंग हो जाता था। रिकॉर्डेड क्लास में क्या है कि हम लंबी क्लासेस को ऐड कर सकते हैं। तो यहाँ पर इंट्रोगेटिव में क्या है कि इंट्रोगेटिव में क्या पहले अगर लगेगा, मतलब क्या मेरे पास है, क्या तुम्हारे पास है, क्या उन लोगों के पास है, क्या सीता के पास है। अगर इस तरह का वाक्य है तो प्रेजेंट फॉर्म को दर्शाने के लिए हमें हैज़, हैव का प्रयोग करना होगा और पास्ट के लिए हैड का प्रयोग करना होगा। तो यहाँ पर हम क्या किए हैं, मिक्स कर दिए हैं। भले ही आपको थोड़ा सा डिफिकल्ट देखने में लगेगा, लेकिन अनुवाद की दृष्टि से आप इसको अलग कर सकते हैं। मतलब हैवज का प्रयोग किस में करेंगे, जैसे क्या मेरे पास एक कलम है, तो क्या करेंगे, आई के साथ क्या लगाते हैं, हैव लगाते हैं। हैव आई अ पेन। अगर इसको हम निगेटिव में ट्रांसफॉर्म करेंगे, क्या मेरे पास एक कलम नहीं है, हैव आई नॉट ए पेन, हैव आई नो पेन्स। इस तरह से बना सकते हैं। क्या सीता के पास एक सोने की अंगूठी है, हैज सीता अ रिंग मेड ऑफ गोल्ड। देखिए यहां पर क्या सीता के पास सोने की एक अंगूठी नहीं है, हैज सीता नॉट अ रिंग मेड ऑफ गोल्ड। अब फ्यूचर में क्या करेंगे, फ्यूचर में क्या सीता के पास एक सोने की अंगूठी नहीं होगी, विल सीता नॉट हैव अ रिंग मेड ऑफ गोल्ड। ठीक है, अब इस पर प्रैक्टिस करते हैं क्या से रिलेटेड। क्या तुम्हारे पास बगीचा नहीं है, हैव यू नो गार्डन, हैव यू नॉट अ गार्डन। आगे का अनुवाद है, क्या हमारे देश के पास ताकत नहीं है, हैज़ आवर कंट्री नो पावर और नो स्ट्रेंथ। दोनों में से कोई एक रखेंगे। क्या तुम्हारे पास फीस जमा करने के लिए पैसे नहीं हैं, हैव यू नो मनी टू पे योर फीस। क्या बच्चों के पास खिलौने नहीं हैं, हैव द चिल्ड्रन नो टॉयज। क्या तुम्हारे पास बंदूक नहीं थी, हैड यू नॉट अ गन। क्या छात्रों के पास एकता नहीं थी, हैड द स्टूडेंट्स नो यूनिटी। क्या हम लोगों के पास वहाँ जाने के लिए समय नहीं होगा, शैल वी नॉट हैव टाइम टू गो देयर। हमारे पास इस काम को पूरा करने के लिए पर्याप्त समय कैसे नहीं है, हाउ हैव वी नो सफिशिएंट टाइम टू कंप्लीट और फिनिश दिस वर्क। फिर ध्यान रखना है दोनों में से कोई एक। आगे का दो अनुवाद इस प्रकार है, तुम्हारे पास मुझे देने के लिए पैसे कैसे नहीं हैं, हाउ हैव यू नो मनी टू गिव मी। शिक्षक के पास छात्रों को पीटने के लिए छड़ी कैसे नहीं थी, हाउ हैड द टीचर नॉट ए स्टिक टू बीट द स्टूडेंट्स। यहाँ तक आपने जो अभी तक पोसेशन का सेंटेंसेस देखा वो सामान्य रूल्स को फॉलो करता है। आप किसी भी किताब में इसको देख सकते हैं और इस तरह के सारे अनुवाद को बना भी सकते हैं। तो हमने यहाँ पर बहुत ही कम समय में हैज़, हैव का प्रयोग, हैड का प्रयोग, शैल, विल, हैव का प्रयोग सीखा। लेकिन जब आप ट्यूशन पढ़ते हैं, जब आप किसी टीचर के पास जाते हैं, तो क्या और सीखने के लिए बाकी रह गया। तो मैं अपने छात्रों को बता देना चाहूँगा कि अभी इसमें बहुत ऐसा टेक्निक है, ऐसा
यूज आपको करना है जो सामान्य रूप से लोग नहीं कर पाते हैं और वाक्य को बेटर बना सकते हैं। तो बेटर कैसे बनाएंगे देखते हैं आज। एडवांस सेंटेंसेस ऑफ पोसेसन। तो इसका एडवांस सेंटेंसेस में क्या क्या आएगा? तो पहले प्रेजेंट फॉर्म में, जैसे मेरे पास एक कलम है तो इसको आप सब्जेक्ट कीप्स या कीप प्लस नाउन के द्वारा भी बना सकते हैं। क्या अर्थ हुआ यहाँ पर? यहाँ पर हम क्या यहाँ पर देख रहे हैं कि कीप और कीप्स, ये क्या यहाँ पर आपके सामने आया। तो यहाँ पर जैसे हमने यहाँ पर ट्रांसलेशन बनाया कि मेरे पास एक कलम है, तो आई कीप ए पेन भी बना सकते हैं, जहाँ पर हम आई हैव ए पेन बनाते थे। तो इसके लिए आपको सामान्य वर्तमान काल अर्थात प्रेजेंट इंडेफिनिट अर्थात सिंपल प्रेजेंट की जानकारी आपको होनी चाहिए। जैसे मैं खाता हूँ, आई इट, हम लोग खाते हैं, वी इट, तुम खाते हो, यू इट, सीता खाती है, सीता इट्स, वे लोग खाते हैं, दे इट, राम खाता है, राम इट्स। तो ध्यान रखना है कीप्स और कीप का प्रयोग उसी प्रेजेंट इंडेफिनिट के फार्मूले के आधार पर चलेगा। जैसे यहाँ पर मुझे एक कलम है, क्या बनाए? आई हैव ए पेन, तो जानते ही हैं, आई कीप ए पेन। सीता के पास एक कलम है, सीता हैज़ ए पेन, लेकिन एडवांस में क्या बना सकते हैं? सी या सीता कीप्स ए पेन। जो सब्जेक्ट आप रखेंगे उसके आधार पर कीप और कीप्स का प्रयोग करेंगे। तो एक बार हम फिर से थोड़ा सा यहाँ पर और गाइड करना चाहेंगे। अगर इस तरह का ट्रांसलेशन आ गया तो आपको प्रेजेंट इंडेफिनिट का सिंपल फॉर्म या सिंपल स्ट्रक्चर आपको ध्यान में रखना है। यदि सिंपल प्रेजेंट टेंस है आपके सामने तो आपको ध्यान रखना है कि सब्जेक्ट अगर सिंगुलर होगा तो वर्ब 5 का प्रयोग करेंगे, सब्जेक्ट प्लूरल होगा तो वर्ब 1 का प्रयोग करेंगे, जिसमें आई और यू अपवाद है। क्लियर है? दूसरा स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट बाद पॉसेस का प्रयोग कर सकते हैं और पॉसेसेस का प्रयोग कर सकते हैं। ये भी वही चीज़ है जैसे आई पोसेस अ पेन, और ध्यान रखना है कि ये यहाँ तक इसका वर्ब है और इसमें ईएस जोड़ा गया है, सी पोसेसेस अ पेन। उसी तरह से सेम चीज़ है, हम डू डज प्लस हैव का प्रयोग के द्वारा भी बना सकते हैं। जैसे आई डू हैव ए पेन, ये बहुत इंपॉर्टेंट ये लाइन है जब आप कोई एम्फेटिक लाइन बनाते हैं। आई डू हैव ए पेन, ठीक है ना, मेरे पास कलम तो है, ये कहने का सेंस है। जैसे कोई पढ़ रहा है और वहाँ पर आप देख रहे हैं कि कोई इंटर या ग्रेजुएशन का छात्र है, वो पेंसिल से लिख रहा हो और वहाँ से टीचर आते हैं, क्या कर रहा है? पेंसिल से राइटिंग कर रही है, क्या तुम्हारे पास कलम नहीं है? तो छात्र वहाँ पर जवाब देगा, अगर पेन होगा उनके पास तो आई डू हैव ए पेन, कि हाँ सर मेरे पास कलम तो है, अभी मैं कुछ एक्स्ट्रा कार्य कर रहा हूँ, मतलब ड्राइंग का कार्य कर रहा हूँ या कुछ और कर रहा हूँ, इसलिए मैंने पेंसिल का इस्तेमाल किया। तो वहाँ पर एम्फेटिक करने के लिए आई डू हैव ए पेन का इस्तेमाल कर सकते हैं। उसी तरह से सी डज हैव ए पेन। आगे फिर देखा जाए तो देखिए प्रेजेंट फॉर्म का और स्ट्रक्चर है, अर्थात सब्जेक्ट बाद हैज़ हैव लगा करके गॉट का भी प्रयोग कर सकते हैं। मेरे पास एक कलम है, आई हैव ए पेन, आई कीप ए पेन, आई पोसेस ए पेन, आई हैव गॉट ए पेन, ये भी आप बना सकते हैं। सी हैज़ गॉट ए पेन, इसका भी प्रयोग कर सकते हैं। लेकिन अब यहाँ प्रश्न उठता है कि अगर पास्ट रहता तब क्या होता? तो पास्ट के साथ सब्जेक्ट कीप की जगह केप्ट हो जाएगा और पोसेस की जगह पोसेस्ड हो जाएगा। जैसे मेरे पास एक कलम थी, आई केप्ट ए पेन, मेरे पास एक कलम थी, पोसेस्ड के सेंस में आई पोसेस्ड अ पेन। सीता के पास एक कलम थी, सीता केप्ट ए पेन, सीता पोसेस्ड अ पेन। इसमें